Welcome student to the part 3 of paper discussion of 2026 28 January morning shift paper, and this is a part 3 in front of you in which we are going to discuss question number 11 to 15. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ द इंटीग्रल दिया गया है, देखो अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कई तरीके लगाओगे आप, मतलब ऐसा नहीं जो तरीके से मैं करा रहा हूं आप और भी थोड़ा कुछ लगा के, बट एट द एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ सोच के, जैसे अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझोगे। तो थोड़ा सा लेंदी भी है ये क्वेश्चन, हल्का सा लेंदी है और साथ साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कुछ हट के। इट्स नॉट अ इजी इंटीग्रेशन एज सच ऑल अदर इज इंटीग्रेशन, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ की कैटेगरी में डालूंगा इसको। इस क्वेश्चन को मॉडरेट टू टफ के बीच में डालना ही कम रखूंगा, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि जनरली आप उस चीज को सोच नहीं पाओगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं सोच पाएंगे एंड दे एंड अप नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। पहली बात तो जो थोड़ा ऊपर दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये इट कैन बी रिड्यूस टू समथिंग बेटर, बट एक्चुअली हो नहीं रहा। पहले तो मैंने इसको डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने ऊपर नीचे साइन की पावर 5x लगा लो, यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे या फिर 1/cos को सीकेंड बना दिया, इतना कर दिया। यहाँ 1/sin को ये बना दिया, cos cos कट गया। चलो ऐसा कुछ बना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस ही स्टेप के बाद आपको ऑब्जर्वेशन पे आना बेटर होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके। पहले बताता हूँ, इस स्टेप के बाद ना मेरे को डायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि जनरली अगर आप इसको देखो ना, ये इतनी आसानी से सॉल्वेबल नहीं है। अब इसको सोचने के लिए वाई हैव थॉट कि tan x अपॉन साइन 5x आना चाहिए। साइन 5x नीचे है, ठीक है, बात कोई इतनी बड़ी नहीं है। ऊपर सेकेंड स्क्वायर x है, यहाँ कॉसिकेंट है। कहीं ना कहीं आप tan का इन्वॉल्वमेंट तो सोच सकते हो। मैं फिर इसको हाईलाइट करता हूं, एक सेकेंड मुझे तो। दिस वन, ये जो tan आ रहा है मेरे, मैं कह सकता हूं फंक्शन में, कि ये फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करूं मैं, तो ये पर्टिकुलर आ जाएगा। और ऑब्वियसली जब इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये आंसर। मतलब मैं कहीं ना कहीं आंसर डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा हूं। रीजन बिंग, इसके बाद आप कुछ भी लगा लो, आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, आप कुछ और कर लोगे, आपको फिर भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा व्हाट इज इट कुड बी अ फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम दैट रिजल्ट। ऑब्वियसली उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, और फिर उसको आप थोड़ा सा मतलब साइन कॉस टर्म्स में आएगा। बट जब आपको सॉल्व करके थोड़ा मैनेज करोगे, या फिर वट वी से मैनिपुलेट, या फिर उसको वो करोगे, तो आएगा फाइनली यही, ठीक है। फाइनली आंसर सेम होगा, उसके आपको नहीं सोचना, फाइनली आपको एक आंसर सेम ही मिलेगा। बट ना एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला आंसर है तो ये सेम मिलने वाला है, तो आप कुछ तिकड़मबाजी या मैनिपुलेशन करके इतना जरूर अचीव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब चलो आते हैं और आगे। मैं अगर जैसे मैंने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन हमने की कि ये इसका इंटीग्रेंड लेना पड़ेगा, साइन 5x भी हमने चलो लिया है, क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर को साइन 5 लेता हूं तो उसका स्क्वायर वगैरह कुछ हो, कुछ ना कुछ आएगा, मतलब थैंक फॉर 10x, तो मैं कुछ कहीं लगभग थोड़ा सा अचीव कर रहा हूँ। 2 लेने से 4 आएगा, 3 लेने से 6 आएगा, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि ऊपर भी कॉस का स्क्वायर है अवेलेबल है। जैसे अगर ओरिजिनल में जाऊं या फिर यहाँ कॉसिकेंट में समझो, मैं इससे भी देखो, इससे भी ये प्रेडिक्ट कर सकता था, इससे भी ये प्रेडिक्ट कर सकता था, पर मुझे प्रेडिक्ट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो चलो एक बार के लिए हमने माना कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करके पहले चेक कर लेता हूँ क्या इसका डिफरेंशिएशन ये या फिर ये आ रहा है। आई डू रिपीट, इसका डिफरेंशिएशन क्या ये या फिर ये आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, साइन की पावर 10 यानी कि u बाई वी रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। आई डू रिपीट, v बाई यू के रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका पावर 10। फर्स्ट फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, जैसे सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया आपने, यहाँ 10 था 4, तो अब मुझे दिख रहा है कॉसेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब किया, ये किया, ये किया, तो ओवरऑल हमने ये शो कर दिया कि ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज फाइनली बीइंग कन्वर्टेड टू दिस, या फिर ये कह लो एक ही बात है, बस थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा और किया साइन के टर्म्स में यहाँ पर आ गया। अब पाई/6 माइनस पाई/4 यानी कि जस्ट वैल्यू पुट करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। आपने वैल्यू निकाली और आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा, दैट इज दिस, ठीक है। अब आई डू रिपीट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is little bit of tricky as well as most time not doable at the moment.
बट ठीक है, आपको ये जो तरीका है और ऐसे जो एक टाइप का टेम्परामेंट है या फिर एक टाइप की जो अप्रोच है, ये भी दिमाग में रखनी है, क्योंकि अगर आपके मान के चलो एक पेपर है जहां इंटीग्रेशन के सवाल 10 आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन या फिर चलो 5 क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरीके से करवाए जाते हैं वैसे आ रहे हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन में आप लगाओगे नॉर्मल मेथड्स वगैरह, बट आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां आप किताबी ज्ञान तो चलो इस्तेमाल होगा, बट बहुत कुछ वहाँ क्या किताबी ज्ञान है जो पहले करके आ चुके हैं उससे हट के करना पड़ेगा। देखो, पहले जो आपकी मेहनत हो रही है, एडवांस क्वेश्चन तो आते भी इससे हैं, वो आपको स्किल डेवलप में यानी कि आपकी नाइफ शार्प करने में हेल्प कर रही है। समझ रहे हो? एट द मोमेंट आपको कौन सा पेड़ काटना है या फिर उस नाइफ से क्या काटना है ये नहीं पता, बट आपकी नाइफ शार्प कर गए है तो आपको काटने में और लोगों से आसानी होगी जिनकी नाइफ भी शार्प नहीं है। तो आप इस 2 साल की प्रैक्टिस, 1 साल की प्रैक्टिस में, जैसे अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर 11th-12th में पढ़ रहे हो, 2-3 साल की प्रैक्टिस में आप अपनी नाइफ को ही शार्प कर रहे हो। यू कांट एबल टू गेट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट गोइंग टू बी इन द टेस्ट, कि आपको मैं कुछ पेड़ पे काटना सिखा दूंगा उसकी हेल्प से, जो आपने जो मतलब नाइफ कह लो या फिर आप कहते हैं वो कहते हैं हथौड़ा, बट आपको कौन सा पेड़ और उस पेड़ पे कैसे, मतलब सपोज एक वही बात है, चढ़ना है और कहाँ कैसी कौन सी डाली काटनी है, वट एवर, वो आपको वहीं पता चलेगा। ठीक है, या फिर उस पेड़ या फिर उस हथौड़े से पेड़ की जगह पत्थर तोड़ना पड़ जाए, कुछ और हो जाए, समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम, देखो जो ये हथौड़ा और वर्ड यूज करें इसमें जर्नल में मत जाना, मैंने सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देना बोला, सर हथौड़े से कैसे काटेंगे पेड़, हथौड़ा तो शार्प एज का होता ही नहीं है, तो ये सब बकवास बातें मत करना। लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी खुद कहूंगा इस क्वेश्चन को कि इट्स नॉट अ दैट कैटेगरी जहां जल्दी से सॉल्व हो जाए, बट ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, मतलब लेंदी हो सकता है अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से जाओ, बट इस क्वेश्चन सबसे अच्छी बात एक ऑब्जर्वेशन की आएगी, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। और तो इस क्वेश्चन में आई डोंट फील सो कि कुछ ज्यादा डिस्कस करना, पहले चले ट्रेडिशनल अप्रोच से। दैट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस एंड दिस इक्वल टू 5, दोनों 5 के इक्वल है, दोनों 5 के इक्वल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब दोनों 5 के इक्वल हैं और दोनों एक जेड यानी कि कॉमन फंक्शन करते हैं। सपोज मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करके या फिर वटेवर, दोनों का एलिमिनेशन मेथड जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन करते हैं, मैं दोनों मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर 6 हो जाएगा, 6,0, इसका सेंटर फिर आप मान सकते हो कितना, अगर आप नेगेटिव में लेके चलोगे तो व्हाट कुड आई से, माइनस बाहर निकालोगे तो -2 + 6 आयोटा सेंटर है इसका। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का, अब सर्कल एट द मोस्ट 2 पार्ट पे इंटरसेक्ट कर सकता है या तो ओवरलैप होता है, ओवरलैप का केस नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब उसमें जो भी एक वही जेड की वैल्यू होगी ऑब्वियसली, तो उसमें पहला है दूसरा जो भी पुट करके मुझे आंसर चेक करने हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक ट्रेडिशनल या फिर एक जो अप्रोच हम करने वाले हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा पहले हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स से थोड़ा ज्योमेट्री में, ताकि चीज आसान हो जाए। अब चलो, पहली बात तो ये था और ये था दोनों फंक्शन, पहले वाले का सेंटर दिस, दूसरे का सेंटर दिस, दोनों का रेडियस 5 है, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब एक स्टैंडर्ड है, जैसे जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू आर। अब यहां मत बोलना, देखो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपका एक्स माइनस, अब कह लो ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ कोई आर का स्क्वायर नहीं आता। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जो आप ये इक्वेशन को देख रहे हो दिखने में ऐसी ही होगी। ठीक है, ये हो गया -2,6 ऑब्वियसली। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन में अगर मैं कन्वर्ट करूँ नॉर्मल हमारे रियल लाइफ वाली इक्वेशंस में अगर मैं जाऊं, तो ऑब्वियसली व्हेन आई पुट जेड आई विल, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर आप सोचो जेड ना सोचो तो आपका सेंटर और रेडियस दोनों होता है, आप ऐसे लिख पाओगे दोनों सर्कल को। अब दोनों सर्कल को जब आप एक्सपेंड करोगे और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे तो y की वैल्यू ये आएगी, एंड फर्दर जब वापस पुट करोगे सर्कल बैक, मतलब कुछ मिला के मुझे x और x की वैल्यू चाहिए, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, है ना? ठीक है, सो दैट आई कैन गेट दी जेड बैक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो एक जेड और एक जेड के टर्म्स में, या पीछे लेके समझाता हूँ मैं। आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो अभी भी दो वेरिएबल दो इक्वेशन की x और y, है ना? एक से एक इक्वेशन आएगी, दूसरे दूसरी इक्वेशन आएगी, यानी कि मैं एक्स वाई निकाल लूँ जेड आ जाएगा, तो एक्स भी निकाल लिया मैंने, वाई भी निकाल लिया, और ऑब्वियसली सिंगल आ रहा है तो 2 + 3 आउट। अब सिंगल आ रहा है तो यानी कि ये जस्ट टच करके जा रहा है, ये टच करके जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं जब पुट करूंगा,
अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको हम मैनिपुलेट या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि बेटर हो, ताकि सही तरीके से लिखा जा सके। जैसे यहाँ पर हमने जेड स्क्वायर जेड क्यूब को लिखना चाहा तो ये जेड क्यूब पहले आया, फिर जेड स्क्वायर भी हमने निकाला, ठीक है, ये तरीका भी है और थोड़ा सा इसको और भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया अप्रोच, और आपको ये करना है। अब एक चीज आपने ध्यान दी हो जो कि पहले भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से ऑब्जर्व कर सकते थे, अभी कैलकुलेशन के बाद पता चला कि एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी कि यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, सेंटर सेंटर लाइन ज्वाइन करेगी, टेंजेंट एक कॉमन हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिड पॉइंट होगा इस सेंटर और इस सेंटर का। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं हो गया? क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं हो गया? अब डायरेक्टली कोई पूछेगा सर इज इट पॉसिबल एनी हाउ, या फिर कैसे सोच पाएंगे डायरेक्टली? देखो एल्जेब्रिक तो हमने सॉल्व किया और डायग्राम को अप्रोच भी किया, बट अगर मैं आपको बताऊं कि z-6 का मॉड और z इट वाज 2 और क्या था, हाँ z+2 - 2 आयोटा, z+2 - 6 आयोटा है ना, 6 ही है और एक मेरा क्या था, अच्छा वो 5 ही है, ये 5 के इक्वल, ये 5 के इक्वल। पहली बात तो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की मतलब आप कह सकते हो कि एरिया वगैरह उस टाइप तरीके से सेम आएगा, ठीक है। इसका सेंटर 6,0, अगर आप डायरेक्टली डायग्राम में सोचो तो 6,0 यहाँ कहीं होगा और उसका सेंटर 2 - 2,6, तो -2,6 यानी कि यहाँ कहीं सेंटर होगा। अब ये सर्कल ऐसा कुछ जा रहा है और ये सर्कल भी ऐसा कुछ जाएगा, टच करेगा, मतलब कुल मिला के सेंटर से, मतलब मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना लिया, मान लो 6,0 यहाँ कहीं है, ठीक है, तो ये सेंटर से सेंटर टच करेंगे, तो थोड़ा सा आप ये और दोनों की वैसे भी मैं कह सकता हूँ इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, ठीक है, दोनों की एरिया भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ये चीज डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते थे कि देयर विल बी ओनली अ सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दैट टू लाइक ऑब्वियसली टचिंग ईच अदर, टच तो करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है और आप निकाल सकते थे टू द मिड पॉइंट ऑफ, और मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि ये भी 5 और ये भी 5 है ना, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी देखो ये चीज और भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट वाला ही, अगर आपके पास ये होता, इस ये रेडियस 5 होता है, रेडियस 2 होता, तो 2:5 तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेता मैं फिर। तो वही बात है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट है और ये रेडियस भी है, तो ये तरीका लगाया, तो ये बहुत फास्ट तरीका है, ये बहुत फास्ट तरीका है, आपको बता दूं, क्योंकि आपके पास, मैं देखो आपको करके भी दिखा देता हूँ, दिस इज 6 सॉरी -2,6 एंड दिस इज 6,0, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 + 6/2 एंड 6 + 0/2, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 यानी कि 2 + 3 आयोटा, यानी कि जिसको सॉल्व करने में भाई साहब आपको लग गया कितना टाइम, 6 मिनट 7 मिनट, है ना, मतलब तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 4 मिनट लगा लो, उसको आपने सिर्फ 4 सेकंड में कर डाला भाई, तो आप सोच रहे हो कितना टाइम बचा, और कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं, ये भी अप्रोच ही है। इनफैक्ट 11th 12th की मैथमेटिक्स और भी मैथमेटिक्स में आपको बताना चाहूंगा, लोग बोलते हैं ट्रिक का नाम, मैं भी बोलता हूँ, बट ऑलवेज आई बिलीव नॉट यूजिंग द वर्ड ट्रिक, क्योंकि ट्रिक एज सच कुछ नहीं है। The thing is basically about the thing is basically about the approach and the concept। अब अपने आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर लो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, ठीक है। आई बिलीव ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडे एंड ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द पेपर। द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इसमें आप ऑब्वियसली कुछ चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप बड़ी जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले तो एक्सप्रेशन दिया गया, ऑब्वियसली हम सोच पाएंगे के को मैं कन्वर्ट कर दूंगा के -1 के फैक्टोरियल में, ऐसा कुछ करूंगा, और बहुत कुछ है पावर में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब ऐसे तो -1 की पावर k+1 मल्टीप्लाई में है k × k+1 के, बट ऐसा ये इसको जो पावर के लिए मैंने स्पेशली इसको अलग किया। Let's simplify the expression inside the summation, we can cancel out k in the numerator with k in k फैक्टर, तो वही बात है, हमने पहले इसको किया, मतलब k को k फैक्टर इंटू दिस लिखा, इस स्टेज पे पहुंचा मैं, ऊपर अब k+1 बचा है, ठीक है। अब k+1 को मैं k- फॉर्म के टर्म से लिखूंगा और डिवाइड करना चाहूंगा, इसको k-1 + 2 लिखा, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये k-1 और दिस, इसको भी फर्दर मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप, इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, इसको फिर मैं 1/k-, क्योंकि k-1 को लिख दूंगा k-1 इंटू k-2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वैल्यू फॉर ऑब्वियसली k ग्रेटर देन 2, अदरवाइज तो ये नेगेटिव के अंदर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जनरल टर्म मेरी ऐसी बन गई, ये और ये, देखो अब थोड़ा आसान नहीं लग रहा है, यहाँ फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल, ऊपर से चीजें गई, जब मैं एक्सटेंड करता हूँ ऑब्वियसली पहले में k = 1 नहीं पुट कर सकता, ठीक है, और ये चीज तो क्लियर है, तो समेशन लगा के चलो यहाँ तक पहुंच गए, ये पार्ट लगभग ऐसा ही -1 वाला पार्ट लगा लो, ठीक है, मैटर तो करेगा बट कांस्टेंट टाइप का पार्ट है, ठीक है।
अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई से हमें पता है ई की पावर एक्स होता है एक्स की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक्स की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, तो ये मेरा एक्सपेंड होता है। एक्स जब -1 पुट करूंगा तो ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। ठीक है, एक्स -1 पुट करूंगा तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ यहाँ k+1 है और ये है, वो क्या रहा है? ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि k को 2 पुट करोगे, है ना? एक सेकेंड, हाँ, k k-2 चलो n मान लिया, वो बात ठीक है। तो k को जब 2 पुट करोगे n 0 आएगा, तो और k जब इन्फिनिटी टेंड होगा तो n इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, जैसे ही मैं इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहूँगा, कहाँ गया मेरा फॉर्मेट का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे, अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, मुझे ये पता है कि -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल या फिर x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल जनरलाइज वे में e की पावर x होता है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे -1 पुट करो, +1 पुट करो, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाल सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा पहले n के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करने के लिए मैंने पहले इसको n ही मान लिया, k-2 को। k-2 को n मानने से ऑब्वियसली k+1 आपका n+3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किया कि n माना, ये n+3 आ गया। ठीक है, तो 1 - 3 की पावर ये कॉमन निकालिए। अब ये एक्सप्रेशन तो मेरा है ही ऑलरेडी, तो ये -1 की पावर e बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। वैसे ही अब आपको निकालना है दूसरे वाला पार्ट भी, आपको बता देता हूँ। दूसरे वाला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना हमने, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट भी निकालना है, k-2 वाला कर चुके हैं, k-1 वाला भी आपको करना है। k-1 के लिए अब आप m ले लो, कि पहले हम n वगैरह ले चुके हैं। ये आप चेक कर लो, k1 के लिए m0 आ रहा है, k इन्फिनिटी के लिए m इन्फिनिटी आ रहा है। k-1 ये माना तो k+1 ऑब्वियसली 3 मतलब 2 ऐड करके आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में। तो ये इसके लिए m+2 यहाँ पुट किया, -1 की पावर 2 बाहर निकाल लिया, ये और ये अब सेम आ गया, तो ये 2/e। अब जब पुट करूँगा तो 1/e। ठीक है, तो आपको जो याद करने की चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हो आप याद भी करते होगे, तो वो ये है, वो ये है। बस इतना भी याद कर लो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे पुट करेंगे -1 1 2 वट मेरे हिसाब से मैं जो पुट करना चाहूंगा वो करके, मैं जैसे यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट ये हो रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ आगे जाके -1, क्योंकि -1 का मतलब होता है अल्टरनेट, क्योंकि -1 की पावर कुछ है, इसका मतलब नहीं हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि पावर अभी आपकी बढ़ रही है तो इवंस में वो पॉजिटिव देगा। तो मुझे हमेशा ये तो क्लियर हो गया था कि -1 ही पुट करना पड़ेगा, -1 2 मतलब नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। ठीक, और ये चीजें मुझे समझ आ रही थी कि बाकी सब कुछ लीनियरली, यानी कि विद अ गैप ऑफ 1 चल रहा है, तो मुझे बहुत क्लियर हो गया था x इक्वल टू -1 पुट करके मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करने वाला हूं। आई डू रिपीट, ऐसे एक्सप्रेशन को यूज करने वाला हूं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज, तो मैं देखो ये पेपर, अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेपर में स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन करने में आसान लगे, 4-5 क्वेश्चन अभी ठीक ठाक से आ रहे हैं। अब बहुत टफ नहीं, बट मॉडरेट कैटेगरी के आ रहे हैं। तो पेपर ऐसे ही डिजाइंड है। अब मान लो ये चारों क्वेश्चन, चारों पांचों क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में होते, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 होते, तो आप पैनिक कर जाते हैं, आपको नहीं पता आगे बहुत आसान क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इसलिए आपको जो होता है ना, कि यू हैव टू डू अ पीरियोडिक साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट। मैथ्स की में 3 बार के राउंड लेने हैं, एक बार के राउंड में क्वेश्चन आप लगातार पहले 10 भी स्किप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आपने पहले 10 स्किप करके अपना टाइम खराब कर लिया, आपको कुछ भी आ नहीं रहा। हालांकि ऐसे पेपर सेट होने से जहाँ के पहले 10 क्वेश्चन टफ दिए गए हैं, आप पे प्रेशर पड़ता है, बट यस, दैट इज व्हाट यू आर ट्रेन्ड फॉर, दैट इज व्हाट यू हैव टू हैंडल। तो आप फिर 11 क्वेश्चन पाओगे आसान लगेंगे, 12 13 14 15 आसान लगेंगे, आसान आगे दिए गए हैं। फिर आप वापस जब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, कुछ क्वेश्चन कर लिए, तब आप आ सकते हो क्वेश्चन स्टार्टिंग वालों पे। ठीक है, दैट्स अगेन अगेन मैं बार बार बताता रहता हूँ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी A1 A2 दिस इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इसका से बड़ा है। ठीक है, एंड B1 B2 B दिस, ये वाला अलग एपी है इसकी। अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें मतलब सिंपल कैलकुलेशन सर कुछ नहीं है। B31 की वैल्यू, यानी कि आपको मान लो कॉमन डिफरेंस D डैश है और इसका D है, तो आपको मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वर्ड B होगा, तो B1 प्लस n-1, सॉरी B31 है ना, तो B1 प्लस 30D डैश की वैल्यू दी गई है, यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है, ए वाला भी आप यूज कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल थिंग। डायरेक्टली फॉर्मूला में चलेंगे, B31 की वैल्यू दी गई है दिस, सेकंड जीपी का मैंने चलो डीबी ही मान लिया, डी डैश की जगह, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो बी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, समेशन अलग चीज है, उसमें n बाई 2 प्लस 2 ए प्लस एन माइनस वन डी आता है। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डीबी की वैल्यू मिल जाएगी। डीबी मिल गया तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं और फिर बी वन में मिल जाएगा, तो मुझे पहली सेकंड वाली पूरी एपी मिल गई। सेकंड वाली पूरी एपी मिल गई तो फर्स्ट वाली पूरी एपी मिल जाएगी। फर्स्ट वाली पूरी एपी में साफ साफ दिया गया है कि 13 ऐड कर दो, तो फर्स्ट वाली का
कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। अब फर्स्ट वाली कॉमन डिफरेंस 4 से आ गया तो इस वाली इक्वेशन से फर्स्ट वैल्यू भी आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, देन A1, बस A1 ही पूछा गया तो आपने निकाल के दिखा दिया भाई। A1 पूछा गया था वो आपने निकाल के बता दिया भाई, तो बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, A1 कैसे निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन यानी कि ए ऑफ 78 दिया गया, A1 प्लस एन माइनस वन डी, एन भी पता है मुझे 78 पूरा 77 आ जाएगा, 78 माइनस वन, और डी ए मैंने यहाँ से निकाल लिया था, जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ था, जो कंडीशन, कंस्ट्रेंट नहीं, कंडीशन जो दी गई, कंस्ट्रेंट टाइप का रुकावट या फिर ऐसा कि भाई रिस्ट्रिक्शन टाइप की चीज है, बाकी तो कंस्ट्रेंट और भी तरीके से यूज किया जाता है, बट यस इट्स अ कंडीशन गिवन। तो ये क्वेश्चन आसान है, और वैसे लिखने में मैंने इसको 2 पेज में लिख दिया, बट ये क्वेश्चन 2-3 लाइन में भी सॉल्व किया सकता था। इवन कई बार होता है ना कि हम दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसमें ये आएगा, तो मान लो इसी को लिख रहा हूँ मैं, तो B1 प्लस 40 डी डैश, इसकी वैल्यू -385 है, इसकी वैल्यू -√77 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 डी डैश आएगा। ओके दिस, तब फटाफट डी डैश निकाला और पता 13 ऐड कर दिया, 4 आ गया। ओके 4 भी यानी कि A प्लस एन माइनस वन डी यानी कि 77 डी, यानी कि इसका 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 27, इसको इसमें से माइनस करेंगे, मुझे मिल जाएगा मेरा ए। तो सोच रहे आप ये चीजें मैं कर सकता हूँ फास्टली ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन तो ठीक था। चलो क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स कम टू द 14 ही, इससे पहले 13 डिस्कस किया था, ठीक है, फिर 12 और 14 लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लिमिट का क्वेश्चन है, लॉग के अंदर सीकेंट की पावर ई स्क्वायर एक्स, तो पावर ई की बढ़ रही है, एक्स की पावर नहीं बढ़ रही, ठीक है, नीचे ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 2 कॉस एक्स है, ठीक है। पहले तो मैं चाहूंगा इसको लॉग का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि जैसे हम सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन वाले को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने किया इसको ऐड, ठीक है। अब 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लॉग के अंदर ये है, यानी कि सिंपल देखो, चलो ये बताता हूँ मैं, लॉग 1 प्लस एक्स है, लॉग 1 प्लस एक्स है, अगर, या लॉग 1 माइनस एक्स है, कुछ भी लगा के चलो, इसका मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ठीक है, जैसे कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, सॉरी, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है, इस तरीके से मैं इसका फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, माइनस एक्स की पावर 4/4, और नेगेटिव का भी होता है कि माइनस एक्स, उसमें सारे नेगेटिव ही होते हैं वैसे, माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, ये 2 3 4 आता है, ध्यान रखना फैक्टोरियल नहीं। अब अगर मेरा x बहुत छोटा होगा, ये सारे टर्म्स मैं कह दूंगा कि छोटे हो जाएंगे, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, तो x, तो व्हेन x इज वेरी स्मॉल, तो ln 1 प्लस एक्स की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली x ही आ जाती है, ठीक है, और इसकी बस, हाँ ठीक है, ये आ जाती है। तो ऑब्वियसली ln 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये है, अगर मैं x की जगह 1 प्लस एक्स की जगह x से रिप्लेस कर दूं, या फिर x की जगह मैं x माइनस वन लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा ln x। तो ln x की वैल्यू भी x माइनस वन बोल सकता हूँ मैं, जब x बहुत टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो यही यूज किया कि x बहुत छोटा अगर होगा, तो इफ, एक सेकेंड, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिखा है, हाँ जीरो कह लो, या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब कि इन्फिनिटली स्मॉल, 0.1 क्योंकि यहाँ स्क्वायर और क्यूब्स हो रहे हैं ना, इसलिए निकल जाएगा। तो ठीक है, वही बात कि ln इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं सीकेंट टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो इनसाइड द वैल्यू सीकेंट 0 1 होता है, ठीक है। हाँ, ये वन टेंडिंग मेरा लिए इंपॉर्टेंट है, ln टेंडिंग 1 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 को टेंड करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो चलो ठीक है, सीकेंट 0 मेरा 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अंदर वाला जब 1 को टेंड कर रहा है, तो इसको मैं सीकेंट ई पावर एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी सीधी सी बात है, जनरलाइज वे में पावर कुछ भी हो, अंदर 1 हो रहा है, तो इस दिस माइनस दिस, तो ये आ गया। अब और देखते हैं, ए टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो के केस में, नीचे वाले में हम थोड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं अब, ई की पावर a माइनस वन ए लिख सकते हैं, ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा करते हैं कि ई की पावर a अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a प्लस वन, और जैसे पिछले वाले केस में हमने किया था कि ln 1 प्लस ए ही कह लो, चलो a में डील कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू a एक्चुअली, ये याद रखना है, ठीक है। ए इसमें जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये ए की तरफ अप्रोच करेगा, ए प्लस वन की तरफ, सॉरी, और ये सब, तो इसका भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे हम डिनोमिनेटर के लिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू की पावर दिस इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि पावर ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस तो ये ऑब्वियसली यहाँ जाके तो ऐड हो जाता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने सबको ऐसा 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 लिखा, ऊपर वाले को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि कॉस में हम डील करते हैं, ठीक है, आसान भी होता है, ये किया, और नीचे वाला ये 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। ऊपर वाले में अब हमने क्या किया, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने ना, सबको सेपरेट कर दिया, ये हटाओ, आपको सेपरेट कर दिया, 1 माइनस कॉस ई एक्स, 1 माइनस कॉस 2 ई एक्स,
और यहाँ पर भी जो हमने cos ई एक्स और 2e² 1 - cos x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, इस चीजों का हमने, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड किया था ना, ये भी ध्यान दो, ऊपर नीचे हमने मतलब डिवाइड कह लो, या फिर मैंने जब सीकेंट एक्स को न्यूमिनेटर सॉरी 1/this लिखा था, तो ऑब्वियसली ये था, और डिनोमिनेटर सबका था ना कि cos ई एक्स, और इसका डिनोमिनेटर cos ई एक्स, तो वो डिनोमिनेटर है, इससे कंफ्यूज मत होना, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। अब बस ठीक है, पता है एक्स टेंडिंग 0 के लिए cos ई एक्स 1 ही हो जाता है, ये तो क्लियर है, तो इन सबको 1 कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इन सबको 1 करूंगा, और क्या बचेगा आपका, हम्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 - cos a हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये a टेंडिंग 0 के लिए a² 2 हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं 1 + cos स्क्वायर दिस बाय 2 में, ठीक है, और फिर वहां से सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, तो एक तरीका वो भी है, बट आप याद करोगे तो फायदा रहेगा, तो इसके हिसाब से जर्नलाइज ये लिख सकता हूँ, सबको फिर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। और बस कुछ नहीं, अब x² कैंसिल हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो रहा है, तो ये सारे e के टर्म्स में बचेंगे, अब e से e भी कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, या कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो खाली e के टर्म्स में टर्म बच जाएंगी, कुछ ना कुछ बाहर निकालेंगे, e² वाला इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर एक जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो e है, उस जीपी को आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और आप इस लेवल पे रीच कर जाओगे, आप इस लेवल पे रीच कर जाओगे, जो कि आपका आंसर होगा। तो यहाँ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये तो कॉमन चीज है बड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज लोग भूल जाते हैं, चलिए, तो ये भी तो वैसे ही बड़ा कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करें, क्या थोड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो ये अगर जब भी ऐसा कभी आपको दिखे, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, खासली लिमिट्स में, जहाँ टेंडिंग टूवर्ड्स और ये होता है कि चीज छोटी वैसे ही करी जाती है, तो यू कैन डू दिस वेरी प्रॉपरली, ठीक है। बस इस क्लास में हम यही करेंगे, ठीक है। ये केस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटली स्मॉल के लिए ये सब चीजें वैलिड होती है, इन जनरल यू कैन डू दिस, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, और तो कुछ नहीं है, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।